नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज से हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं ग्रुप सी की। तो आज की वीडियो में सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था, ज़्यादातर लोगों ने जीके जीएस और करंट अफेयर्स को शुरू करने के लिए, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं आज। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि 100% इसकी संभावना है कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो करंट अफेयर्स का ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, आज इसका पहला वीडियो है। कल हम जीके का सेक्शन देखेंगे, उत्तराखंड जीके का, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। देखिए, पीडीएफ का यूज़ आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसमें आपको आंसर्स नहीं दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, एवरी वीक जब सारे सेट्स आपको मिल जाएँ हर हफ्ते के, तो उनको आपको अटैम्प्ट करना है बिना देखे, यानी कि बिना आंसर्स चेक किए। ठीक है, तो उसके बाद अपने आंसर चेक करने हैं, आपने जो पढ़ाई की है पूरे वीक की वो कितनी सफिशिएंट रही। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है वो कहाँ बनाया गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का उत्तराखंड के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह का जो पार्क है, पॉलिनेटर पार्क, वो अभी तक बना ही नहीं है पूरे भारत में। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चमोली में, देहरादून में, हल्द्वानी में या फिर अल्मोड़ा में। देखिए, अभी हम समझेंगे ये पॉलिनेटर पार्क क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो देखिए, ये कहाँ बना है, हल्द्वानी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में बना है, तो आप क्या करेंगे, नैनीताल। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हल्द्वानी बेसिकली एक बड़ा शहर है, बेसिकली देहरादून के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हल्द्वानी दूसरा सबसे बड़ा शहर है उत्तराखंड का, देहरादून के बाद। ठीक है, देहरादून पहले नंबर पे आता है। आप समझ लेते हैं कि पॉलिनेटर क्या है। देखिए, जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर पॉलिनेटर्स ऐसे स्पीसीज़ हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली ये फ्लाइंग स्पीसीज़ होते हैं, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बीज हो गया, हमिंग बर्ड्स हो गया और बटरफ्लाइज हो गया। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं कि एक फूल पे जब ये जाते हैं तो उस फूल के जो परागकण हैं इनके बॉडी पार्ट से, पैरों से, पंखों से लग चिपक कर दूसरे फूल पर जब ये जाते हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा पौधा है वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेहद, कह सकते हैं बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह के पार्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और पूरे भारत में सिर्फ अभी एक ही पार्क ऐसा बना है। तो आने वाले समय में आई थिंक ये काफ़ी और बनेंगे। तो उत्तराखंड में ये शुरुआत हुई है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, और मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला, जो पॉलिनेटर्स हैं वो क्या क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। मुख्य रूप से इसमें बीज आते हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ आती हैं। इसके बाद बटरफ्लाइज आते हैं और हमिंग बर्ड्स आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इस पार्क में 50 अलग अलग तरह के स्पीसीज़ की रखने की व्यवस्था की गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में बनाए गए पहले पॉलिनेटर पार्क में कितने तरह के स्पीसीज़ को रखने की व्यवस्था की गई है, तो फिलहाल ये 50 अलग अलग तरह के पॉलिनेटर्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं। देखिए, आगे इसको लेकर अपडेट आएगी, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के माध्यम से ही अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इसमें 50 डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो पार्क है वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है वो भी देख लीजिए। तो देखिए, पार्क जो इनॉग्रेट किया गया है वो है आपके नेचुरलिस्ट हैं एक, जो कि बटरफ्लाई एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है पीटर स्मेटेक। नाम नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो नाम नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पीटर, PETER स्मेटेक, इसको लिख लीजिए SMETACE स्मेटेक। तो ये जो है बेसिकली एक नेचुरलिस्ट है जो कि बटरफ्लाई एक्सपर्ट है, और देखिए इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, हल्द्वानी में। देखिए, आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ इस पार्क की। तो देखिए, ये पार्क कुछ इस तरह का बनाया गया है। देखिए, इस पार्क में
अगर आप कभी हल्द्वानी में विजिट करते हैं या फिर नैनीताल जाते हैं तो इस पार्क में आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसमें आपको पॉलिनेशन के बारे में पहली बात कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के स्पीसीज़ हैं उसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस तरह के पार्क में विज़िट करते हैं तो इस तरह के पार्क को बढ़ावा मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं प्लांट्स की। और आपको मालूम ही है प्लांट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स से हमें औषधि मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। हालांकि इसका आंसर आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो। देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या रखी गई है? पहला ऑप्शन है कुंभ मेला हरिद्वार, केदारनाथ परिसर व वन्यजीव, फूलदेई या फिर आना शक्ति आश्रम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताएं। वैसे इसका राइट आंसर है अभी केदारनाथ परिसर व वन्यजीव। तो देखिए आपका जो पार्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, झांकी जो है वो किस तरह की होगी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ आपकी जो इस बार की झांकी है वो रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ का परिसर पूरा दिखाया गया है और साथ ही साथ इसके जो फॉरवर्ड पार्ट है, आगे का जो हिस्सा है, उसमें जो वन्य जीव है आपके वो दिखाए गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता हूँ मैं कि जो राष्ट्रीय पशु, माफ़ कीजिएगा, राजकीय पशु है उत्तराखंड का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, देखिए आखिरी में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला हूँ मैं जो उत्तराखंड जीके के हैं, और अगर आप चाहें तो उसका आंसर करके बता सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो लोग उसके आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। साथ ही साथ जो लोग उसका आंसर करेंगे उनको भी वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर आंसर करिएगा उन 2 क्वेश्चन का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? केदारनाथ परिसर व वन्यजीव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रिपब्लिक डे परेड में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? सबसे पहली बार जब ये परेड में शामिल हुई थी उत्तराखंड की झांकी, उसकी थीम क्या थी? सबसे पहले ये 2003 में शामिल हुई थी। इसको नोट कर लीजिए, अगर ये पूछा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 2003 में ये झांकी शामिल हुई थी। इसका जो थीम था वो था फूलदेई का। ठीक है, 2003 वाले का। इसके अलावा अभी तक इस बार का मिला के, यानी कि 2021 की झांकी को मिला के टोटल 12 बार उत्तराखंड की झांकी रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए। अभी तक 12 बार ये शामिल की गई है रिपब्लिक डे परेड में। और फूल डे जो था वो था आपका सबसे पहला, कह सकते हैं सबसे पहली झांकी थी उत्तराखंड की। फूल डे आपको मालूम होगा एक तरह का ये त्यौहार है उत्तराखंड में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेंकिस जिले में देखिए यहाँ पर दिया गया, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या फिर रुद्रप्रयाग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नैनीताल में ये बनाया गया है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नोट करने वाले। पहला तो ये भारत का पहला मॉस गार्डन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल में बना है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा, कुमाऊं के नैनीताल जिले में ये 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि ये 10 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उद्घाटन है वो किया है वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस राजेंद्र सिंह ने। वाटरमैन इनको क्यों कहते हैं? पहले तो ये नोट कर लीजिए, राजेंद्र सिंह इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इनको कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। देखिए इन्होंने जल संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, इस गार्डन में 30 प्रतिनिधि मॉस प्रजातियां हैं और अन्य ब्रायोफाइट्स प्रजातियां। ठीक है, अब जो मॉस होता है वो क्या होता है? तो देखिए बेसिकली एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, तो ये होता है आपका मॉस। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पहला मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया, तो ये नैनीताल में बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। पहला, ये 10 हेक्टेयर में फैला है। दूसरा, राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि वाटरमैन ऑफ इंडिया है। तीसरा, इसमें 30 प्रतिनिधि मॉस हैं और अन्य प्रजातियां जो हैं ब्रायोफाइट्स हैं। इसके अलावा मॉस क्या होता है, मॉस बेसिकली एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर जम जाती है, हरे रंग का होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल उत्तराखंड के किस जिले में बनाया गया है? इसके बारे में आपने सुना होगा। तो देखिए ऑप्शन है चमोली, टिहरी, हल्द्वानी या फिर अल्मोड़ा। तो देखिए ये टिहरी में बनाया गया है, आई थिंक ये आपको मालूम होगा। टिहरी झील पर ये बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका इतना महत्व क्यों है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पुल है वो काफ़ी समय से इसका काम अटका हुआ था। 2021 में ये बनकर तैयार हुआ है, माफ़ कीजिएगा 2020 में ये बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। हाल ही में बनकर तैयार हुआ है ये जो पुल है वो प्रतापनगर से जोड़ता है, ठीक है, टिहरी को। तो ये भी नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि जो हाल ही में बनाया गया डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल है वो टिहरी को किससे जोड़ता है, तो ये प्रतापनगर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल है। क्वेश्चन आ सकता है, 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे लंबा भारत का मोटरेबल सिंगल लेन पुल कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया? टिहरी में बनाया गया डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पुल के निर्माण में टोटल 3 अरब यानी कि 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जब से इसकी शुरुआत की गई है तब से। काम शुरू कब हुआ इस पर? 2006 में, ठीक है। 2006 में इसकी शुरुआत की गई। और देखिए कई समस्याएं हैं इसमें। कमज़ोर प्लानिंग थी उस वक्त 2006 में। इसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो गलत थी। इसके अलावा जो टिहरी की कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां, उसकी वजह से इसमें देर हुआ। और 2010 में इसका जो काम है वो बंद हो गया था, इसको रोक दिया गया था इन सारी प्रॉब्लम की वजह से। फिर क्या हुआ, 2016 में इसको फिर से शुरू किया गया और फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आई फिर से इसमें, लेकिन 2020 में इसको फाइनली कंप्लीट कर लिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर। तो ये सारे पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। पहला क्या है? पहला तो ये है कि ये टिहरी ज़िले में है, ये प्रतापनगर को जोड़ता है टिहरी से। दूसरा, ये सबसे लंबा भारत का सिंगल लेन मोटरेबल पुल है। इसका टोटल खर्च है 3 अरब इसके निर्माण में। काम शुरू कब हुआ? 2006 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है पर्यटन विकास योजना, पर्यटन प्रोत्साहन कूपन, देवभूमि संस्कृति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है पर्यटन प्रोत्साहन कूपन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए आप सभी को मालूम है कोविड की वजह से जो आपका पर्यटन है उत्तराखंड का या कहीं भी, वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है इस पर। तो इसी को लेकर ये जो योजना है बेसिकली पर्यटन प्रोत्साहन कूपन, इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है, देखिए मैं क्वेश्चन बना के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना किस देश के तर्ज पर लिया गया है, यानी कि इससे पहले किस देश ने इस तरह की योजना की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोपीय देश थे, जैसे कि सिसली और जापान, ठीक है। तो ये पूछा जाए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यूरोपीय देश जापान और सिसली, इसके तर्ज पर ये योजना बनाई गई है। एक और बात, इस तरह की योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पर्यटन प्रोत्साहन कूपन, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पिरूल से विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना की शुरुआत की गई? नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी या फिर रुद्रप्रयाग। पिरूल तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तरकाशी, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी उत्तरकाशी। देखिए 30 सितंबर 2020 को सीएम ने उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र में, ठीक है, ग्राम चेकिन धनारी में ये परियोजना शुरू की है। तो अगर ये पूछा जाए कि पहली पिरूल विद्युत परियोजना
किस जगह शुरू की गई उत्तरकाशी के, और कुछ ऑप्शन दे दिए आपके, तो ये नोट कर लीजिए आप। डुंडा क्षेत्र, ग्राम चकेन, धनारी में ये शुरू किया गया है। अब देखिए इस परियोजना की बात करें तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 25 किलोवाट, ठीक है, 25 किलोवाट। इसके अलावा जो ईयरली इसकी बात करें, यानी कि वार्षिक तौर पर इससे कितना बिजली उत्पादन किया जा सकेगा, तो ये किया जा सकेगा आपका 200 मेगावाट, ठीक है। अब देखिए इसका कारण क्यों है, इस परियोजना की शुरुआत क्यों की गई, ये जो पिरूल विद्युत परियोजना है, उत्पादन परियोजना है, वो शुरू क्यों किया गया? तो इसके दो तीन कारण हैं। पहला, पिरूल की वजह से जंगलों में आग लग जाती है, जिससे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं। पहला तो जो आपके औषधीय पौधे हैं वो इफेक्ट पड़ता है उस पर आग लगने के कारण। दूसरा, अनेक तरह की ऐसी वनस्पतियां हैं जो नष्ट हो जाती हैं वहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, जानवर इससे इफेक्ट होते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि इसको एकत्र करके, पिरूल जो होता है जो पहाड़ों पर गिरता है, उसको एकत्र करके यहाँ पर विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताया मैंने आपको। पहला यह है कि ये 25 किलोवाट की उत्पादन क्षमता है, सालाना इससे 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र, ग्राम चकीन, धनारी में ये परियोजना शुरू की गई है। दूसरा पॉइंट, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सीएम द्वारा ही इसको इनॉग्रेशन किया गया था इस परियोजना का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस शहर में बना है? चमोली, टिहरी, हल्द्वानी या फिर देहरादून? देखिए जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको भी अच्छे से ध्यान से सुना करिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स का यही मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्टैटिक जीके आपकी सिंपल क्वेश्चन आंसर के तौर पर आप समझ सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो बेहद ज़रूरी है कि उसमें जो पूछा गया है वो किससे बिलोंग करता है, और उससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, उसको नोट जरूर कर लीजिए आप, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस शहर में बना है? तो कहाँ बना है? ये देहरादून में बना है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है इसको भी देख लीजिए। इसका उद्घाटन बेसिकली सीएम ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है, और साथ ही साथ वन मंत्री हरक सिंह रावत। अब देखिए एक और पॉइंट आ गया यहाँ पर कि वन मंत्री कौन है। वन मंत्री हमारे हरक सिंह रावत, इसको नोट कर लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इस सिटी फॉरेस्ट को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? आनंद वन, ठीक है, आनंद वन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट, उसका नाम क्या है? आनंद वन है इसका नाम, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि ये कौन से वन रेंज में बनाया गया है, तो ये आपका बेसिकली झांझरा वन रेंज, ठीक है, झांझरा वन रेंज में बनाया गया है। देखिए इससे पहले एक और सिटी फॉरेस्ट है जो कि हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। फिलहाल जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि सिटी फॉरेस्ट जो पहला है अभी उत्तराखंड का वो है देहरादून में, ठीक है। नाम क्या है इसका? आनंद वन। कहाँ बनाया गया है? झांझरा वन रेंज में बनाया गया है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाल ही में खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है कृषि विकास पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार, अंत्योदय कृषि पुरस्कार या फिर देवभूमि कृषि पुरस्कार। तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड सरकार को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कृषि कर्मण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये पुरस्कार दिया है, किसको दिया है? उत्तराखंड सरकार को, बेसिकली उत्तराखंड कृषि मंत्री को दिया है। अब ये बताइए कि कृषि मंत्री का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कृषि मंत्री जो है उत्तराखंड के वो कौन है, उनका नाम क्या है, ठीक। अब देखिए ये पुरस्कार क्यों दिया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड की जो पहाड़ी बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से उस ज़मीन पर पैदावार शुरू की थी। इस वजह से उत्तराखंड सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये दिया गया है। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो ये कृषि कर्मण पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है नाम से आपको मालूम चल जाएगा कि कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? राज्यों को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है, ये स्टेट्स को दिया जाता है, ठीक है।
और इसके अलावा इस पुरस्कार के इनाम की बात करें तो ये 5 करोड़ है, यानी कि जिस भी स्टेट को ये पुरस्कार दिया जाता है उनको 5 करोड़ की इनामी राशि भी दी जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 5 करोड़ इसकी इनामी राशि है और ये राज्यों को दिया जाने वाला पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ये पीएम मोदी द्वारा दिया गया है उत्तराखंड सरकार को। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कृषि मंत्री का नाम क्या है, तो वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2019 में खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से 2 व्यक्ति, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए। ये व्यक्ति नहीं है, ये होगा एक्ट, अधिनियम, ठीक है। तो उत्तराखंड के विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2019 में खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से 2 एक्ट पास करवाए गए थे या फिर करवाए गए हैं। 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स आपके लगभग 1 साल पहले के पूछे जाएंगे, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड के ज़्यादातर करंट अफेयर्स जो हैं वो 1-2 साल पहले के पूछे जाते हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम में। पिछले साल के जो पेपर हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2 साल पहले के क्वेश्चन, 2016 के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, जो मैंने आपको बताया भी था। और कुछ और ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। तो देखिए ऐसे 2 एक्ट कौन से हैं। पहला एक्ट है नर्सरी एक्ट या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है APMC एक्ट, ऑप्शन बी है इसमें APMC एक्ट। तीसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, और ऑप्शन डी है फार्मर एम्पावरमेंट बिल। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है नर्सरी एक्ट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए राज्य के करीब 10 लाख किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये एक्ट निकाला गया था 2019 में। देखिए इसके अंतर्गत क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। बेसिकली जो 50,000 का जुर्माना है वो लगाया गया है इसके अंतर्गत। किस पर लगाया गया है? नर्सरी वालों के लिए जो कि पौधे सप्लाई करते हैं किसानों को, ठीक है। तो अगर कोई भी नर्सरी संचालक ख़राब क्वालिटी के पौधे देता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। कितने हज़ार का? 50,000 का। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नर्सरी एक्ट के अंतर्गत जो नर्सरी संचालक है उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वो घटिया गुणवत्ता के पौधे देता है तो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा वर्तमान में कितने यहाँ पर नर्सरीज़ हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 93 यहाँ पर टोटल नर्सरीज़ हैं, जो कि माफ़ कीजिएगा 93 यहाँ पर गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं नर्सरीज, और जो 150 हैं वो प्राइवेट हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस ओलंपियन को देवभूमि खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो देखिए खेल रत्न की बात करें तो जो ओलंपियन है वो कौन है जिनको ये दिया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मनीष रावत, अनूप विष्ट, अरुण कुमार सूद या फिर मनोज सरकार। तो जो देखिए ओलंपियन है मनीष रावत, इनको ये दिया गया है देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अब अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इन पुरस्कार के साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। किसको दिया गया था वो नोट कर लीजिए, अरुण कुमार सूद, ठीक है। अरुण कुमार सूद को दिया गया था, माफ़ कीजिएगा, अरुण कुमार सूद को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस इवेंट के दौरान जब ये पुरस्कार दिए गए थे। तो अरुण कुमार सूद को क्या दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो आपके अनूप विष्ट हैं इनको दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओलंपियन कौन है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जिनको दिया गया है? तो वो है मनीष रावत। बस इसको नोट कर लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर करके बताने हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले साल पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? देखिए इस पर हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है भूकंप और भूस्खलन पर। उत्तराखंड का जो मेजर भूकंप हुए हैं किस किस जगह हुए हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, और भूस्खलन कहाँ कहाँ पर हुए हैं, जो बड़े भूस्खलन हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं। तो इसी के क्रम में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर ग्रुप सी के एग्ज़ाम में,
तो ये बताना है आपको कि नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था, 1980, 1880, 1890 या फिर 1997। तो इनमें से किस साल ये भूस्खलन हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे अगली मुलाकात होगी जीके के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।